हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है आपके प्यार में भाग एक। सरगम डांस क्लासेस। एक लड़की जो तकरीबन 21 साल की थी, जिसने सफ़ेद कलर का अनारकली सूट पहना हुआ था और उसके पैरों में बड़े बड़े घुंघरू बंधे हुए थे। उन घुंघरू के अलावा उसके हाथों में कुछ चूड़ियाँ थी और कानों में बड़े बड़े झुमके। वो लड़की वहाँ हॉल के बीचों बीच गोल गोल घूमी जा रही थी और सामने ही म्यूजिक बज रहा था, जो बहुत ही सुकून देने वाला था। गोल गोल घूमते हुए वो लड़की अपने हाथों को मूव करते हुए बेहद खूबसूरत डांस कर रही थी। इतना ज़्यादा घूमने की वजह से उसके चेहरे पर पसीना छलकने लगा था, लेकिन फिर भी वो लड़की रुकी नहीं। उसके पैर लगातार थिरक रहे थे और सामने बैठी कुछ लड़कियां बस उसे देखे जा रही थी। जिस तरह से उसके पैर लगातार चले जा रहे थे, अब उन लड़कियों को डर लगने लगा था कि कहीं वो लड़की गिर ना जाए। तभी सामने बैठी उन लड़कियों में से एक लड़की परेशान होते हुए बोली, यार, मुझे तो डर लग रहा है, कहीं सरगम दीदी गिर न जाए। हमें दीदी को रोकना होगा। पूरे 30 मिनट हो गए हैं उन्हें ऐसे ही घूमते हुए। दूसरी लड़की जल्दी से बोली, लेकिन हम उन्हें रोकेंगे कैसे? अगर उन्हें रोकेंगे तो कहीं वो गुस्सा ना हो जाए। तो जानती है ना उन्हें डांस कितना प्यारा है और वो ऐसे डांस कर लेती हैं। डर तो मुझे भी लग रहा है उनके लिए, लेकिन समझ नहीं आ रहा करें क्या। जी हाँ, सामने जो डांस कर रही थी वो लड़की सरगम थी। सरगम, उम्र 21 साल, आंखें एकदम गहरी काली, लंबे बाल जो नीचे से कर्ली थे, खूबसूरत से होठ और चेहरे पर लंबी सी मुस्कुराहट। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया को भूल कर वो बस डांस करने में बिजी है। शायद उसे कोई सुकून मिल रहा है। अपने हाथों को बड़ी ही खूबसूरत मुद्राओं में फैलाते हुए सरगम बस लगातार घूमे जा रही थी। तभी सामने की तरफ से एक बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे वो आवाज़ किसी छोटी सी बच्ची की हो, ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 1.5 साल की बच्ची की। जैसे ही सरगम को उस छोटी सी बच्ची की आवाज़ सुनाई दी, उसके कदम एकदम से रुक गए और उसने अपने हाथों को भी बिल्कुल एक झटके से रोक लिया था। अभी तक गोल गोल घूम रही सरगम अब अचानक से रुक गई थी। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसे जरा से भी चक्कर नहीं आए और वो जरा से भी अनकंफर्टेबल नहीं हुई। एक पल यूं ही रुकने के बाद अब सरगम जल्दी से सामने ही रखे पालने की तरफ बढ़ गई और अगले ही पल उसने उस पालने में सो रही बच्ची को अपनी गोद में उठाया और उसे अपने सीने से लगा लिया। इस वक्त उसकी धड़कनें तेजी से बढ़ी हुई थी। वो छोटी सी बच्ची अब तक रो रही थी, लेकिन जैसे अब उन धड़कनों को सुनकर वो बच्ची एकदम शांत हो गई। सरगम के चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई। वो मुस्कुराते हुए बोली, ये क्या बात हुई धड़कन? तुम मेरी धड़कन सुनकर यूं चुप क्यों हो जाती हो? उसकी बात सुनकर अभी तक जो लड़कियां सामने बैठकर उसका डांस देख रही थी, वो जल्दी से उसके पास आई और उनमें से एक बोली, सरगम दीदी, क्योंकि जैसे आपको डांस से प्यार है, लगता है इसे आपकी धड़कनों से प्यार है। जब आप तेजी से डांस करते हुए इसके पास जाती हैं, तो आपकी धड़कनें बढ़ी हुई होती है और ये उन धड़कनों को सुनकर चुप हो जाती है। उसकी बात पर सरगम हंसी और बोली, अच्छा, ऐसा भी होता है क्या? फिर तो मुझे जब जब ये रोए तब तब पहले डांस करना चाहिए और फिर इसके पास आकर इसे चुप कराना चाहिए।
अगर इसे जोरों से भूख भी लगी होगी तो ये शायद मेरी धड़कन सुनकर चुप हो जाए। ये बोलते हुए वो थोड़ी सार्कास्टिक थी। वो सारी लड़कियां हंसने लगी। सरगम ने धड़कन को वापस पालने में लिटाया और मुस्कुराते हुए बोली, अब आप थोड़ी देर चुप रहेंगी ताकि मैं अपनी डांस क्लास पूरी कर लूं, वरना अधूरी रह जाएगी। ये बोलकर वो वापस अपनी जगह पर गई और सभी लड़कियों की तरफ देखने लगी तो वो सब लड़कियां भी बस मुस्कुराते हुए उसे देख रही थी। कैसे ना देखें वो खूबसूरती को जो बस उनके सामने ही खड़ी रही तो दिल को सुकून मिल जाए। सरगम उन सबको यूं देखकर तुरंत बोली, क्या हुआ? तुम लोग मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? वो लड़कियां जल्दी से अपना सर ना में हिलाकर अब अपनी अपनी पोजीशन पर आई और एक बार फिर से म्यूजिक स्टार्ट हुआ और डांस शुरू हो गया। सरगम के कदम एक बार फिर से थिरकने लगी और वो लड़कियां भी उसकी बराबरी करने की कोशिश करने लगी, लेकिन सरगम की बराबरी करना कहाँ पॉसिबल था। वहीं दूसरी तरफ चौहान पैलेस, एक शख्स अपने स्टडी रूम में बैठा लैपटॉप पर अपनी मीटिंग अटेंड कर रहा था। इस वक्त वो एक ब्लैक कलर के बिजनेस सूट में था और उस शख्स के चेहरे पर बिल्कुल भी एक्सप्रेशन नहीं थे। सामने वाले अपनी बातें बोल रहे थे लेकिन वो शख्स कोई जवाब नहीं दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो उस मीटिंग में बिल्कुल भी इंटरेस्ट ना हो। अचानक ही अब उस शख्स ने बहुत रूड होकर कहा, एक्सक्यूज मी, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस मीटिंग। ये बोलकर उसने लैपटॉप बंद किया और अपनी जगह से उठा। अगले ही पल उसने सामने टेबल पर रखी हुई एक ब्लैक कॉफ़ी उठाई और अपने सिप करके पीने लगा। तभी स्टडी रूम का दरवाज़ा नॉक हुआ और एक सर्वेंट की आवाज़ आई, सर, आपको बाहर दीदी माँ ने बुलाया है। उस सर्वेंट की आवाज़ सुन सोफे पर बैठे उस शख्स के चेहरे पर गुस्सा झलक उठा। वो बिना किसी एक्सप्रेशन में बोला, मैंने एक बार कह दिया ना, मैं किसी पूजा में नहीं जाऊंगा तो मतलब नहीं जाऊंगा। कह दो उनसे, अगर उन्हें ये पूजा करनी है तो करें, नहीं करनी है तो ना करें। बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस सीट। ये बोलकर वो अपनी जगह से उठा और सामने बालकनी की तरफ चला गया। उस सर्वेंट के चेहरे पर अब परेशानी छटकने लगी क्योंकि वो वहां पर उस शख्स को बुलाने ही आई थी जिसका नाम था स्वर चौहान। स्वर चौहान, उम्र तकरीबन 28 साल और चेहरे पर और कुछ रहे ना रहे लेकिन गुस्सा हमेशा रहता था। एकदम हार्ड लिप्स जो थोड़े ब्लैकिश थे, कानों में पहना हुआ एक रेड कलर का डायमंड स्टड, हाथों में महंगी वॉच और पैरों में लोगों की औकात से बाहर के जूते। उस शख्स के चेहरे पर एक अलग ही गुस्सा छलक रहा था। तभी दरवाजे पर खड़ी उस सर्वेंट के कंधे पर किसी ने हाथ रखा और उसे कुछ इशारा किया। वो कोई और नहीं, स्वर चौहान की बहन अंबिका चौहान थी। अंबिका स्वर के पास आकर खड़ी हुई और बोली, अगर दादी माँ चाहती हैं आप पूजा में शामिल हो तो आप क्यों नहीं होते? भाई, मेरा मतलब है पूजा करना कोई गुनाह थोड़ी ना है। अगर आपके इस पूजा में शामिल होने से दादी माँ के दिल को थोड़ा सुकून मिलता है तो आइए ना, चलते हैं हम पूजा में। अंबिका की बात सुनकर स्वर ने एक नज़र गुस्से से उसे देखा तो अंबिका मुस्कुराई और बोली, आप पूरी दुनिया पर गुस्सा कर सकते हैं भाई, लेकिन अपनी बहन पर नहीं। और ये बात आप और मैं दोनों बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। प्लीज मेरे लिए ही सही इस पूजा में चलिए ना। स्वर ने
एक्सप्रेशनलेस होकर कहा, इस पूजा का कोई मतलब नहीं बनता अंबिका। दादी माँ ये पूजा कर रही हैं मेरी शादी के लिए, और मेरी शादी करवाना चाहती हैं क्योंकि उन्हें इस घर का वारिस चाहिए। और ना मैं शादी में इंटरेस्टेड हूँ और ना ही इन सब फालतू की चीज़ों में। अंबिका मुस्कुराई और बोली, आपको याद है जब मैं बचपन में आपसे कोई डिमांड किया करती थी तो आप कैसे मेरी वो डिमांड पूरी कर देते थे? तब मैं बच्ची थी भाई, और अब दादी माँ के अंदर एक बचपना आ गया है। आप उनकी भी डिमांड पूरी कर दीजिए ना। शादी आप नहीं करना चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन और भी बहुत तरीके होते हैं ना बच्चे के लिए। मेरा मतलब है सरोगेसी जैसा कुछ, तो आप वो सब देखिए ना। इससे दादी माँ की ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी और आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये बोलकर अंबिका वहाँ से चली गई और स्वर के दिमाग में अब एक ही शब्द गूंजने लगा और वो था सेरोगेसी। लेकिन अगले ही पल स्वर के कानों में एक बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई देने लगी। वो आवाज़ जो शायद कुछ ही घंटे की बच्ची की थी, जो बड़े जोरों से रोए जा रही थी। अगले ही पल स्वर ने अपने हाथ रेलिंग पर कस दिए और गुस्से से कांपते हुए बोला, आई हेट यू निहारिका, आई हेट यू। तुमने मुझसे मेरी धड़कन को छीना था। आई स्वेयर, जिस दिन तुम मेरे सामने आओगी ना, उस दिन मैं तुम्हें तुम्हारी एक एक सांस के लिए तसल्ली से तड़पाऊंगा। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर निहारिका के लिए बेहिसाब नफरत झलक रही थी। निहारिका जो उसकी पहली पत्नी थी और जिसे स्वर चौहान अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा नफरत करता था। तभी स्वर का फोन बजा। उसने अपनी पॉकेट से फोन निकाला और कॉल रिसीव किया। सामने से किसी की आवाज आई, बॉस आपको आना पड़ेगा, मिस्टर ओबराय बहुत ज्यादा तमाशा कर रहे हैं। अपने असिस्टेंट की बात सुनकर ही सर ने कॉल डिस्कनेक्ट किया और अगले ही पल अपने रूम से बाहर निकल गया। वो चौहान मेंशन के पार्किंग एरिया में आया और अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गया, जबकि उसकी दादी अभी भी उसका पूजा में इंतजार कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ सरगम डांस क्लासेस खत्म हो चुकी थी और अब इस डांस एकेडमी के ऊपर बने अपने छोटे से घर में सरगम किचन में अपने लिए खाना बना रही थी। उसने धड़कन के लिए बोतल में दूध डाल दिया था और अपने लिए मैगी बनाई थी। खाना तैयार करके वो रूम में आई जहाँ पर धड़कन बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसने जाकर जैसे ही धड़कन को अपनी गोद में उठाया, अगले ही पल उसकी आंखें बड़ी हो गई। धड़कन का पूरा बदन तप रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे बहुत तेज बुखार हो। सरगम जल्दी से बोली, ये क्या बात हुई धड़कन? हर दूसरे दिन तुम्हें इतना तेज बुखार हो जाता है, ऐसे कैसे चलेगा बेटा? मैंने तो कभी तुम्हें जरा सी ठंड भी नहीं लगने दी। हमेशा तुम्हारा इतना ख्याल रखती हूँ, फिर भी तुम्हें बुखार हो जाता है। ये बोलते हुए उसने अब धड़कन को पूरी तरह से गोद में समेट लिया था और जल्दी से वही बेड पर रखी हुई दवाई उसे पिलाने लगी थी। धड़कन को सच में हर दूसरे तीसरे दिन ही बुखार आ जाता था, तो सरगम उसे वही दवा पिलाती थी और फिर कुछ देर में उसका बुखार ठीक हो जाता था। धड़कन अपनी बंद होती आंखों से सरगम को देख रही थी और सरगम ने मुस्कुराते हुए अब उसके माथे को चूम लिया। अब वो बोतल से उसे दूध पिलाते हुए मुस्कुराकर बोली, बस कुछ दिन और तुम ये दूध पी लो, उसके बाद जब तुम बड़ी हो जाओगी ना तो देखना, हम दोनों एक साथ मैगी खाया करेंगे। क्या करूं धड़कन,
तुम्हारे इस सरगम को कुछ और बनाना ही नहीं आता। ये बोलकर वो हंसने लगी और उसके साथ साथ धड़कन भी हंस रही थी। कुछ ही देर में सरगम ने धड़कन को दूध पिलाकर अपनी भी मैगी फिनिश कर दी और फिर उसके साथ बिस्तर पर लेट गई। एक छोटी सी दुनिया और उस दुनिया में सिर्फ दो लोग, एक सरगम एक धड़कन। पर अब उस दुनिया में एक तबाही आने को तैयार थी। वो तबाही जिसका नाम था स्वर चौहान। चौहान इंडस्ट्रीज। स्वर की गाड़ी पार्किंग एरिया में आकर रुकी और स्वर तुरंत अपनी गाड़ी से बाहर निकलकर सीधा अपने केबिन की तरफ आया, जहां पर एक शख्स खड़ा होकर कोहराम मचा रहा था। उसकी उम्र तकरीबन 50-55 साल की थी। उसे देखते ही स्वर के चेहरे पर हद से ज्यादा गुस्सा छलकने लगा और अगले ही पल उसने उस शख्स के पास आकर उसके गिरेबान को पकड़ लिया और एक जोरदार पंच उसके चेहरे पर चढ़ दिया। वो शख्स जो शिवश ओबराय था, वो एकदम से हैरान रह गया। तड़खड़ा कर वो पीछे गिरने को हुआ, लेकिन जल्द ही उन्होंने खुद को संभाला और स्वर की तरफ देखते हुए बोले, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे इस तरह से मारने की? स्वर गुस्से से कांपते हुए बोला, अभी तो सिर्फ तुम्हारा मुंह हल्का सा लाल किया है। अभी इसी वक्त यहाँ से दफा नहीं हुए ना, तो वो हाल करूँगा कि तुम खुद को खुद पहचान भी नहीं पाओगे। मिस्टर शिवश ओबराय। शिवश ओबराय गुस्से से दांत पीसते हुए बोले, हाल तो मैं तुम्हारा बुरा करूँगा। पहले तुम्हारी वजह से मेरी निहारिका मुझसे दूर चली गई। वो अपने डैड को छोड़कर चली गई और अब तुम मेरा बिजनेस भी खत्म करने पर तुले हो। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई उस प्रोजेक्ट को मुझसे छीनने की, जो प्रोजेक्ट मेरी डूबती हुई कंपनी को बचा सकता था। उसकी बात पर स्वर हल्का सा मुस्कुराया और बोला, जो पहले ही डूब रही थी उसे एक प्रोजेक्ट क्या बचाता। मिस्टर शिवस ओबराय, जाइए और जाकर अपने छुपने के लिए कोई जगह ढूंढिए मिस्टर ओबराय, क्योंकि जिसे आप शिद्दत से बचाना चाहते हैं ना, उसे स्वर चौहान शिद्दत से डुबाना चाहता है। और स्वर चौहान कुछ चाहे और वो पूरा ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। उसकी बात सुनकर मिस्टर ओबराय गुस्से से दांत पीसते रह गए। स्वर ने अब अपने गार्ड्स की तरफ देखा और गुस्से से बोला, आइंदा अगर ये शख्स कभी चौहान इंडस्ट्रीज के अंदर आया तो तुम सबको नरक में खुद भेजूंगा। ये बोलकर वो तुरंत अपने केबिन में चला गया। उसके केबिन में जाते ही उसके गार्ड्स मिस्टर ओबराय की तरफ बढ़ गए तो मिस्टर ओबराय गुस्से से बोले, खबरदार, अगर मुझे हाथ भी लगाया तो एक एक का हाथ तोड़ दूंगा। डरता नहीं हूं मैं तुम्हारे बॉस से। ये बोलकर वो खुद ही बाहर की तरफ जाने लगी। उन्हें बाहर जाते हुए देख ऑफिस के लोग उनकी ही बातों पर हंसने लगे थे। वहीं शाम का वक्त सरगम सोकर उठी और उसने धड़कन की तरफ देखा और फिर मुस्कुराते हुए बोली, बस आप 10 मिनट यूं ही सोए रहना, मैं जल्दी से फ्रेश होकर आती हूँ। ये बोलकर वो तुरंत बिस्तर से उठी और वॉशरूम में चली गई। वॉशरूम से बाहर आकर वो अपने लिए चाय बनाने लगी तो उसे याद आया कि उसे ग्रॉसरी शॉपिंग करने के लिए मार्केट जाना है। एक गहरी सांस लेकर वो धड़कन के पास आई और अगले ही पल उसने सोई हुई धड़कन को ही अपने साथ लिया और मार्केट के लिए निकल गई। वहीं दूसरी तरफ स्वर अपने ऑफिस में था। तभी उसके फोन पर अंबिका का कॉल आया। उसने कॉल रिसीव किया। सामने से अंबिका की आवाज आई, भाई, मैं आपसे कुछ कहूँ तो क्या आप मेरी बात मानेंगे?
स्वर बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, आज तक मैंने कभी तुम्हारी किसी बात को टाला है क्या जो आज नहीं मानूंगा? बताओ क्या चाहिए? अंबिका झट से बोली, चॉकलेट्स, बहुत सारी चॉकलेट्स। लेकिन उन चॉकलेट्स की शॉपिंग आप खुद करने जाएंगे तो? उसकी बात पर स्वर हैरानी से बोला, लेकिन क्या फर्क पड़ता है? वो चॉकलेट मैं ऑर्डर करूं, किसी से मंगवाऊं या फिर खुद लेने जाऊं? अंबिका छट से बोली, फर्क पड़ता है भाई, बहुत फर्क पड़ता है। प्यार का फर्क पड़ता है। आप मेरे लिए जब खुद चॉकलेट लेने जाएंगे तो मुझे वो चॉकलेट्स और भी ज़्यादा टेस्टी लगेंगी। उसके बात पर स्वर ने एक गहरी सांस लेकर बोला, ओके फाइन, थोड़ी देर में आता हूँ मैं। ये बोलकर उसने कॉल डिस्कनेक्ट किया और अपनी जगह से उठकर मार्केट के लिए निकल गया, जहाँ वो अंबिका के लिए बहुत सारी चॉकलेट्स लेने वाला था। वहीं दूसरी तरफ एक कैब द शॉपिंग मार्ट के बाहर आकर रुकी और उसमें से सरगम धड़कन के साथ बाहर निकली। उसने सरगम को अपनी गोद में उठाया हुआ था। जब भी सरगम धड़कन के साथ कहीं शॉपिंग पर जाती थी तो वो उसे प्रेम में लेकर जाती थी, लेकिन आज वो उसे यूं ही लेकर आई थी। उसे खुद नहीं पता था कि वो शॉपिंग कैसे करेगी, क्योंकि एक एक चीज सिलेक्ट करना और वो भी धड़कन को अपनी गोद में लेकर उसके लिए थोड़ा मुश्किल था। उसने मार्ट के अंदर जाकर अपने लिए ट्रॉली ली और उसमें धड़कन को बिठा दिया। धड़कन खिलखिलाकर हंस रही थी और उस ट्रॉली में खड़े होने की कोशिश कर रही थी। सरगम उसे घूर कर देखा और बोला, नो बेबी, ऐसे शरारतें नहीं करते। अगर आप शरारतें करोगे तो आपकी सरगम अपने लिए और आपके लिए शॉपिंग कैसे करेगी? ये बोलती हुई वो उस ट्राली में से उसे लेकर इधर उधर नजर घुमा रही थी। उसने अब धीरे धीरे ट्रॉली में सामान रखना शुरू किया। वहीं दूसरी तरफ इस शॉपिंग मार्ट के बाहर आकर एक गाड़ी रुकी और उसमें से सर चौहान बाहर निकला, जिसने अभी फिलहाल अपने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था। जब भी वो ऐसे कहीं पब्लिक में जाता था तो अपने चेहरे पर मास्क लगाकर जाता था, वरना उसके नाम पर खबरें छपने लग जाती। लड़कियां उसे देखकर ही उसके करीब आने के लिए पागल हो जाती थी और फिर मीडिया वालों को मसाला मिल जाता था। अपनी टीआरपी के लिए स्वर अंदर की तरफ आया और अंदर आते ही उसने एक ट्रॉली ली और उसे लेकर मॉट के अंदर घुसने लगा। उसे नहीं पता था कि अंबिका कौन सी चॉकलेट खाएगी, इसीलिए वो सारी चॉकलेट उस ट्रॉली में भर रहा था। वहीं दूसरी तरफ सरगम को चिली गार्लिक सॉस चाहिए थी, जो उसे कहीं मिल नहीं रही थी। उसने अपनी ट्रॉली को एक जगह पर रखा और धड़कन की तरफ देखते हुए बोली, बस आप मुझे 2 मिनट दो धड़कन, मैं अभी आती हूँ। ये बोलकर वो जल्दी से अपने लिए चिल्ली गार्लिक सॉस ढूंढने आगे की तरफ चली गई। वहीं दूसरी तरफ स्वर ने भी अपनी पूरी ट्रॉली भर ली थी। अब उसने अंबिका के लिए न सिर्फ चॉकलेट्स बल्कि कई तरह के जूसेस, कई तरह के स्वीट्स और कपकेक्स वगैरह भी ले लिए थे। वो अपनी ट्रॉली को लेकर बिल काउंटर की तरफ आ रहा था, लेकिन तभी उसकी पॉकेट में रखा उसका फ़ोन बजा। उसने फ़ोन देखा तो एक बार फिर से अंबिका का कॉल आ रहा था। उसने कॉल रिसीव किया। सामने से अंबिका की आवाज़ आई, मैं कब से आपका इंतज़ार कर रही हूँ भाई। अगर आपको मेरे लिए चॉकलेट लेकर नहीं आना है तो बता दीजिए, मैं खुद से ऑर्डर कर दूंगी। उसकी बात सुनकर स्वर बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ बोला, मैं आ रहा हूँ अंबिका। एक बार अगर मैंने कह दिया कि मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट लेकर आऊँगा
इट मीन्स ले आऊँगा। तुम्हें ये बार बार कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। ये बोलकर उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। कॉल उठाने के चक्कर में उसने ट्रॉली पर से अपना हाथ हटा लिया था और अब जब उसने ट्रॉली पर अपना हाथ रखा तो किसी और ट्रॉली पर ही उसका हाथ रखा गया और वो उसे लेकर ही काउंटर की तरफ बढ़ गया। अगले ही पल उसने काउंटर पर आकर बिल बनाने को बोल दिया, लेकिन इस दौरान भी वो फ़ोन पर बातें कर रहा था। तो उसे नहीं पता था कि उसकी ट्रॉली में क्या है और क्या नहीं। ये ट्रॉली वो यूं ही गाड़ी तक लेकर जाने वाला था और फिर सारा सामान गाड़ी में भरने वाला था। उसे गुस्सा आ रहा था खुद पर कि अंबिका ने उसे कहाँ फंसा दिया। उसने अपने कार्ड से शॉपिंग मार्ट में पेमेंट की और फिर ट्रॉली को यूं ही घसीटते हुए बाहर की तरफ ले आया। ट्रॉली के अंदर बैठी हुई धड़कन खिलखिलाकर हंसते हुए उसकी तरफ देख रही थी, क्योंकि उसे तो बड़े मज़े से झूले मिल रहे थे। वो कभी ट्रॉली में इधर को जाती तो कभी उधर को, और जो काउंटर तक आते हुए स्वर ने बिना देखे ही ट्रॉली में चॉकलेट उठा उठा कर भरी थी, उन्हें देखकर तो धड़कन की जीभ भी लपलपाने लगी थी। स्वर उसे लेकर बाहर की तरफ आया और फिर अपनी गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर उसने ट्रॉली से सामान लेने के लिए जब ट्रॉली की तरफ देखा तो हैरान रह गया। सामने 1 साल की धड़कन चॉकलेट के पैकेट को अपनी गोद में लेकर बैठी थी और उसे ललचाई सी नज़रों से देख रही थी। जब उसने स्वर की तरफ देखा तो वो खिलखिलाकर हंसने लगी। उसके 2 दांत जो अभी सिर्फ नीचे के ही निकले हुए थे, उन्हें देखकर स्वर के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। वो तुरंत बोला, तुम तुम कौन हो और यह मेरी ट्रॉली में? ओह गॉड, कैसे कैसे पेरेंट्स हैं, अपने बच्चों को कहीं भी छोड़ देते हैं। ये बोलते हुए वो धड़कन को अपनी गोद में उठाने लगा, लेकिन जब उसने धड़कन की तरफ अपने हाथ बढ़ाए तो अचानक ही किसी और ने उसे अपनी गोद में उठा लिया, और वो कोई और नहीं सरगम थी, जो अब गुस्से से स्वर की तरफ देख रही थी। उसने जल्दी से धड़कन को अपनी गोद में उठाकर अपने सीने से लगाते हुए कहा, आप आप ठीक तो है ना धड़कन? आपको कुछ हुआ तो नहीं? आपको पता है मैं कितना डर गई थी। आपकी सरगम कितनी परेशान हो गई थी, कब से आपको ढूंढ रही थी, और ये चोर उचक्का आपको मुझसे दूर लेकर जा रहा था। उसके मुंह से अपने लिए चोर उचक्का सुनकर स्वर की आंखें बड़ी हो गई। अगले ही पल उसने अपना मास्क उतारा और गुस्से से बोला, हु द हेल आर यू? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे चोर उचक्का बोलने की? उसकी बात सुनकर सरगम ने उसकी तरफ देखा। अगले ही पल उसके चेहरे पर और भी ज्यादा गुस्सा बढ़ गया। उसने अब धड़कन को अपनी गोद में एक तरफ किया और उसकी तरफ देखते हुए बोली, ओह, तो जिसे मैं चोर उचक्का समझ रही थी वो तो उचक्का नहीं बल्कि स्वर चौहान है। उसके मुंह से अपना नाम सुनकर स्वर की आंखें बड़ी हो गई और अगले ही पल वो तिरछी मुस्कुराहट के साथ बोला, ओह, तो अब समझ आया, आजकल लड़कियां ये हथकंडे भी अपनाने लगी हैं। स्वर चौहान के करीब आने के लिए ऐसे बच्चों का इस्तेमाल करने लगी हैं। तुमने अपनी इस बच्ची को मेरी ट्रॉली में डाला और फिर मुझ पर इल्जाम लगा रही हो कि मैं तुम्हारी बच्ची को तुमसे दूर लेकर जा रहा था। हाउ सिली। उसकी बात सुनकर सरगम गुस्से से बोली, मैंने तो सुना था स्वर चौहान का दिमाग बहुत चलता है, लेकिन मुझे समझ नहीं आता था कि वो जब बाहर मार्केट में चलता है
तो अपना दिमाग घर पर छोड़ कर आता है। हाँ, आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता होगा ना, जुबान और दिमाग को एक साथ चलाना। उसकी बात पर स्वर की गुस्से से मुट्ठियां कस गई। वो दांत पीसते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने मेरे बारे में इस तरह की बकवास करने की। सरगम तुरंत बोली, कोई बात नहीं, आप अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लीजिए, मैं फिर भी आपकी रियलिटी आपको बता सकती हूँ जो आपको बकवास लग रही है। स्वर गुस्से से बोला, जुबान संभाल कर बात करो मुझसे, कहीं ऐसा ना हो तुम्हें तुम्हारी ये गलती बहुत महंगी पड़ जाए। सरगम तुरंत बोली, पहले तो आप मुझे ये बताइए कि जो इंसान बैठे बैठे इस तरह की शॉपिंग मार्ट खरीद सकता है वो इस शॉपिंग मार्ट में क्या कर रहा है, और वो भी एक बच्ची को चुराने की कोशिश। क्या बात है, ये काम आपने कब से शुरू कर दिया मिस्टर सर चौहान? सर गुस्से से बोला, मैंने तुम्हारा कोई बच्चा नहीं चुराया, ये बच्ची खुद मेरी ट्रॉली में आई है। मुझे नहीं पता कि यहाँ कैसे आई, लेकिन उसकी बात पर अब सरगन ने ट्रॉली की तरफ देखा और अगले ही पल उसकी आंखें बड़ी हो गई, क्योंकि सर चौहान ने सिर्फ उसकी धड़कन को ही नहीं बल्कि उसकी ट्रॉली को भी चुरा लिया था। तो अब दोबारा सर की तरफ देखते हुए सार्कास्टिक एक्सप्रेशन के साथ बोली, सीरियसली ये ट्रॉली आपकी है? सर तुरंत बोला, ऑफ कोर्स, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है क्या? सरगम व्यंग से मुस्कुराई और बोली, मुझे तो दिखाई नहीं देता, लेकिन ये बताइए कि ये सैनिटरी पैड आप कहाँ यूज करते हैं मिस्टर सर चौहान? ये बोलते हुए उसने उस ट्रॉली में रखे हुए सैनिटरी पैड का पैकेट उठाकर स्वर के सामने किया जो उसने खुद के लिए लिया था। स्वर की नज़र जैसे ही उस सैनिटरी पैड पर गई उसकी आंखें बड़ी हो गई। वो तुरंत बोला, ये मेरी ट्रॉली में कैसे आया? सरगम एक बार फिर से सार्कास्टिक स्माइल करते हुए उस ट्रॉली की तरफ देखने लगी और अब उसने एक लिपस्टिक अपने हाथ में उठाई और बोली, ये भी आप अपने लिस्ट पर लगाते होंगे मिस्टर सर चौहान? और ये नेल पेंट? ये बोलते हुए उसने अब एक नेल पेंट को उठाया। उसने न सिर्फ ग्रोसरी बल्कि अपने मेकअप का भी बहुत सारा सामान लिया था। अब उसकी नज़र सामने बैग्स स्ट्रैप पर गई तो उसने जल्दी से उसे भी उठाया और बोली, ये कहाँ यूज़ करते हैं आप मिस्टर स्वर चौहान? मुझे भी बताइए न ज़रा। स्वर ने गुस्से से कांपते हुए उससे वो पैकेट लिया और अगले ही पल सीधा सड़क पर फेंक दिया। सरगम गुस्से से बोली, हाउ डेयर यू? अब स्वर सरगम के बिल्कुल करीब हुआ और अगले ही पल उसने सरगम की कलाई पकड़कर उसके पेट से लगा दी। धड़कन सिर्फ उन दोनों को लड़ते हुए देख रही थी। स्वर गुस्से से कांपते हुए बोला, अगर मैंने गलती से तुम्हारी ट्रॉली उठा ली इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझ पर कोई भी इल्ज़ाम लगाओगी। तुम मुझे बहुत अच्छी तरह से जानती हो, लेकिन मैं तुम्हारा नाम तक नहीं जानता। इसका मतलब समझती हो ना कि मेरे सामने तुम्हारी औकात कुछ भी नहीं। इसीलिए अपनी जुबान जरा सोच समझ कर चलाओ, वरना बहुत पछताओगी। ये बोलते हुए उसका चेहरा गुस्से से कांप रहा था। सरगम भी उसे गुस्से से देख रही थी। जिस तरह से स्वर ने उसकी कलाई को कस कर मरोड़ा हुआ था उसे बहुत दर्द हो रहा था। तभी अचानक से धड़कन रोने लगी तो स्वर ने एकदम से सरगम की कलाई को छोड़ दिया। सरगम ने जल्दी से धड़कन को संभाला और बोली, नहीं नहीं बेबी, रोना नहीं है, कुछ कुछ नहीं हुआ है आपकी सरगम को। कोई भी ऐरा गैरा इंसान आपकी सरगम को कोई तकलीफ नहीं पहुंचा सकता।
बेशक से कुछ भी हो जाए, लेकिन कोई आपको मुझसे अलग नहीं कर सकता। मुझे नहीं पता था शॉपिंग मॉल में बड़े बड़े लोग बच्चे चुराने आते हैं, पर सरगम से उसकी धड़कन को अलग करना किसी के बस की बात नहीं, फिर चाहे वो दुनिया का बादशाह क्यों ना हो। ये बोलकर सरगम तुरंत अपनी ट्रॉली को लेकर वहां से अंदर की तरफ चली गई और स्वर गुस्से से कांपते हुए उसकी तरफ देखने लगा। उसे अब सरगम पर हद से ज्यादा गुस्सा आ रहा था। सरगम काउंटर पर आई और बिल पे करने लगी। उसने उस ट्रॉली में से स्वर का सारा सामान निकाल दिया था और वहीं साइड में रख दिया था। स्वर अब वापस उस मार्ट में नहीं आया, बल्कि अपनी गाड़ी में बैठा और वहां से निकल गया। लेकिन उसके कानों में अब सरगम की बातें गूंज रही थी। कोई भी ऐरा गैरा इंसान आपकी सरगम को कोई तकलीफ नहीं पहुंचा सकता। बेशक से कुछ भी हो जाए, लेकिन कोई आपको मुझसे अलग नहीं कर सकता। मुझे नहीं पता था शॉपिंग मॉल में बड़े बड़े लोग बच्चे चुराने आते हैं, पर सरगम से उसकी धड़कन को अलग करना किसी के बस की बात नहीं, फिर चाहे वो दुनिया का बादशाह क्यों ना हो। कुछ ही देर बाद उसने अपने फोन से अपने पर्सनल असिस्टेंट नितेश को कॉल किया। सामने से जैसे ही नितेश ने कॉल रिसीव किया, स्वर तुरंत बोला, अभी अभी द शॉपिंग मॉल में एक लड़की शॉपिंग करने आई थी। मुझे उसकी सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, हर एक छोटी से छोटी डिटेल। उसके साथ एक छोटी बच्ची थी, उस बच्ची की भी सारी डिटेल मुझे चाहिए, उसका खून खानदान सब कुछ। तुम समझ रहे हो ना। उसके बात पर नितेश जल्दी से बोला, जी जी बॉस, मैं आपको कल तक सारी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। उसकी बात सुनकर ही बिना कुछ कहे स्वर ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया था। वो गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, मुझे चैलेंज करके गई हो तुम सरगम, अब तुम देखो कि स्वर चौहान क्या कर सकता है। जस्ट वेट एंड वॉच। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर डेविल एक्सप्रेशन थे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप सब मेरे साथ बने रहिए। हमारी कहानी आप सबको कैसे लग रही है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।